नवाज शरीफ को ही डिस्कस कर लेते हैं कि पहले भी तो उनको लाने की कोशिश की गई है, नाकाम रही है। पाकिस्तान की जिन ताकतों ने उनको बाहर भेजा है वो जब चाहेंगे लाना चाहेंगे ले आएंगे। 6 माह पहले बजट आया था, महंगाई का तूफान लेकर आया था, चीजों पर टैक्स लगने लगा है, तो इसमें अवाम का रिलीफ कहाँ जाएगा? आपके घर में रात को खाने को नहीं, आप मर्सिडीज गाड़ी जो है किस्तों में ले आते हैं। हाँ, ये तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? बिल्कुल 10 से 12 अरब डॉलर जो है आपको हर साल कर्जे की किस्त अदा करनी है, आपको फंसा दिया गया। अब तो पाकिस्तान के अंदर को आसमान से फरिश्ते हैं तो पाकिस्तान को ठीक है। इमरान खान मिलकर भी ठीक नहीं कर सकते पाकिस्तान को। ये जो वैक्सीन है ये दवा नहीं है, हम उस वायरस से मिलता जुलता एक जाली किस्म का वायरस तैयार करते हैं। वायरस को हम धक्का देके एक जगह पे बिठा देते हैं ताकि तुम इधर बैठो कुछ हमला न करो। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें चर्चा यही है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस पर फवाद चौधरी साहब का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे, उनको लाया जा रहा है, वो कभी मुल्क वापस नहीं खुद आएंगे, उनको हुकूमत की जानिब से लाया जाएगा। और इसके साथ हम बजट पर भी बात करेंगे, मिनी बजट के हवाले से इस दफ़ा महंगाई का कौन सा बहरान आने वाला है, और साथ ही राना शमीम के हवाले से भी बात करेंगे। आज मेरे साथ एक बार फिर और या मकबूल जान साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले हम नवाज शरीफ को ही डिस्कस कर लेते हैं कि पहले भी तो उनको लाने की कोशिश की गई है, नाकाम रही है, वो नहीं आए। अब फिर जो है उनको लाने की बातें की जा रही है। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे बरतानिया में जो है वो मामला तय पा गए हैं उनको वापस बुलाने के, और जो कैदियों के तबादले के तहत उनको वापस बुलाया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो कि कैदियों का तबादला तो पाकिस्तान का कोई ऐसा है नहीं, कोई आपस में कोई उनके एग्रीमेंट नहीं है कि आप यहाँ से लोगों को भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए, वहां से डिपोर्ट करें, किसी किस्म का कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का केस जो है कि पहले वो अपनी मर्जी से गए थे, पहले भी अपनी मर्जी से गए थे, गवर्नमेंट के बाकायदा अरेंजमेंट के तहत गए थे। दुनिया की तारीख का वो पहला कैदी है जिसको एक जुर्म में सजा हो गई हो और वो बीमारी का इलाज करने के लिए उसको दुनिया से बाहर भेजा जाता हो। यानी जो ह्यूमन राइट्स की तमाम तर कवानीन हैं दुनिया पूरी के अंदर, खास तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, वो ये है कि जेल के कैदी को हर तरह की सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। लेकिन जेल के अंदर आप पूरा का पूरा इंग्लैंड का अस्पताल जेल में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बंदे को इंग्लैंड शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये पाकिस्तान की जिन ताकतों ने उनको बाहर भेजा है वो जब चाहेंगे लाना चाहेंगे ले आएंगे। ये जो बहुत बड़ा नारा बन रहा है ना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम ये हैं वो हैं, इट्स नथिंग। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के इतने खिलाफ होते हैं तो पाकिस्तान की तारीख के पहले कैदी न बनते कि जिनको बकायदा प्लेटलेट्स कम होने की बुनियाद पे बकायदा अदालतें जो है वो बरी कहती और इजाजत देती हैं और जाने के लिए 6 हफ्ते के लिए कहती हैं। आज तक अदालत ने कभी नवाज शरीफ साहब को दोबारा तलब किया? नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब को बुला के कहा आपने जमानत दी थी, आप कहाँ गए आपका भाई, क्यों नहीं आया? और दूसरी बात यह है कि अदालत ने ऐसा फैसला किया था कि एक आदमी को ऐसी जगह भेजा था जहां उसको कोई इख्तियार ही नहीं है, जी उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। आज अगर आप शहबाज शरीफ वहां जाके उनको लेने चला जाए और वो कहें जी मुझे अगवा किया जा रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब जो वापस आ जाएंगे बेनीलो बेमराम जिसे कहते हैं। तो क्या ये फिर कोई प्रोपेगेंडा है? पहले भी कोशिश की गई, हालांकि हुकूमत ने आपने बताया कि खुद भेजा है, तो अब दोबारा बात अपना चेहरा तो अपने फेस सेविंग तो करनी थी ना। आप मुझे बताएं ना कि आप हॉस्पिटल में आपको उनका चेकअप होता है, फैसल साहब डॉक्टर साहब खुद सर्टिफिकेट देते हैं, यास्मीन राशिद खुद सर्टिफिकेट देती है, तो किसी मुआहदे के तहत गया होगा ना। अब वहां उन्होंने मुआहदा अगर पूरा नहीं किया, उस पर नहीं किया, तो उसके ऊपर सब लोग चिटरी होते हैं। अब वो जो ताकतों ने मिल मिला के भेजा है वो ताकतें जब उनको लाना चाहेंगे तो ले आएंगी। दूसरी तरफ जावेद लतीफ साहब है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनका भी तो बयान सामने आया कि नवाज शरीफ हफ्तों में वापस आएंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि 23 मार्च से पहले एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो हुकूमत से हट जाएगा। ये कहानी कुछ समझ से मतलब ये ना पक्की तारीख दे दी है उन्होंने, हुकूमत से उठ के इन पे आ जाएगा, इन पे एस्टेब्लिशमेंट तो रहेगी। अच्छा, मतलब ये मजाक फिर ना करें। मतलब सारा ये है कि जी वो हम जो है वो असली वाली दुल्हन हो जाएंगे, हुकूमत जो है वो दूसरी दुल्हन हो जाएगी। पहले हम असली थे, हम वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली तो ये सौकनों का झगड़ा और क्या, उसके अलावा क्या है? इसमें एक डेट दे देना, ऊपर से ये पूरी बात कर देना है। हर बात है, देखा ना, इसका कुछ सियासत से क्या ताल्लुक है?
इसका तो जो नारे और ये और वो और अदारों को अपनी हदूद में कायम रहना चाहिए और वो शायद खान अब्बासी के नारे, अदारों का आप अदारों को अगर हदूद में रखते हैं तो अदारे आपको, ये तो वही बात होगी ना कि अंपायर की उंगली, तो इनके 23 मार्च को अंपायर की उंगली उठेगी। सही, ठीक है। अच्छा, इसमें साबिक चीफ जज जो राना शमीम साहब है, उनके बयान के मुताबिक क्या लगता है आपको कि साकिब निसार साहब के गिर्द जो घेरा है वो कितना तंग हो जाएगा और क्या वो मंजरे आम पर आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी हल्फिया बयान उसकी चीथड़े की हैसियत होती है अगर उसके साथ सबूत मौजूद ना। सही। आप मेरे बारे में हल्फिया बयान दें कि मैं आपसे एक वीडियो को बनाने के 10 लाख रुपए लेता हूँ, अच्छा, और आप साबित ना करें तो उस बयान की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। आपको कुछ चेक लगाना पड़ेगा, आपको कोई रास्ता बताना पड़ेगा, आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। कोई बंदा भी खड़ा होकर एफिडेविट, फिर दूसरी बात यह है कि 3 साल तक आप खामोश रहे, हाँ, और उसके बाद अब आके आपको करते हैं, तो उसका एक पूरा कॉन्स्पिरेसी है उसके उस बयान के पीछे। और वो कॉन्स्पिरेसी जाहिर बात वही है कि नवाज शरीफ साहब को जो उसमें अदालत ने फायदा पहुंचाना था उसको बेसिकली उसके लिए ये बनाया गया ताकि अदालत को मलाइन किया जाए, नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाया जाए। तो इसमें मुस्तकबिल क्या देखते हैं राना शमीम साहब? देखिए, देखना ये है कि अदालत क्या सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू लेती है। देखिए, अगर तो वो सिंपल एफिडेविट है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर वो एफिडेविट ये साबित हो जाता है कि वो नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर बैठ के बनाया गया और उसके अंदर 4-5 लोग नवाज शरीफ की फैमिली के भी साथ शामिल थे, तो फिर वो एक साजिश बिल्डअप हो जाएगी कि आप एक मुजरम जो है उसकी घर में बैठ के आपने एक कॉन्स्पिरेसी की अदालत को ब्लाइंड करने की। अच्छा ना, तो आप यही समझते हैं कि इसका, मेरा ख्याल है अगर इसमें कुछ साबित करने वाली बात ना होती तो हाई कोर्ट कभी भी इसको खुद न लेती। ठीक है, इसमें हम बजट की बात कर लेते हैं, मिनी बजट की। 6 माह पहले बजट आया था, महंगाई का तूफान लेकर आया था। मिनी बजट फिर जो है इसमें पेट्रोल, आपकी बिजली महंगी की जाने लगी है दोबारा से, और मजीद की जाने लगी है, चीज़ों पर टैक्स लगने लगा है। तो इसमें अवाम का रिलीफ कहाँ जाएगा? देखिए, आप इस वक्त इस हालत में आ गए हैं 70 साल की शाकर्शियों के बाद कि यहाँ को 4 मिनी बजट भी हैं तो तब भी आप अपने मुल्क की माशी हालत ठीक नहीं कर सकते। 116 अरब डॉलर आपके ऊपर बैरूनी कर्जा है और 204 अरब डॉलर आपको अंदरूनी कर्जा है। तो यही मैं बात कर, और ये कर्जा एक दिन से नहीं बना। हाँ जी, ये कर्जा जो है ये 1980 के बाद से कर्जा बनना शुरू हुआ। 1980 पहले पाकिस्तान पे कोई कर्जा नहीं था, बहुत छोटा सा कर्जा था। 1980 की दिहाई से हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल लीडरशिप आई, उन्होंने कर्जे लेने शुरू किए और उसके बाद हमने वो अल्ले तल्ले किए जो हमारी जरूरत ही नहीं थी। आप खुद सोचें, इंडिया हमसे कितनी बड़ी इकोनॉमी है, पूरे इंडिया में एक मोटरवे नहीं है। आपने एक मोटरवे बनाया, वो 5000 गाड़ियां रोज गुजरती होंगी, उसमें 10,000 गुजरती होंगी, लेकिन उसके एक तरफ भी 2 करोड़ भूखे नंगे रह रहे हैं, उसके दूसरी तरफ भी 2 करोड़ भूखे नंगे रह रहे हैं। 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में वो लोग रह रहे हैं। न बिजली है, न पानी है, न सेहत है, न गैस है, न कुछ और चीज है, न साफ पानी है। अजीबोगरीब सूरत हाल। आपने उन लोगों की बलबोते के ऊपर, वो किसान के बलबोते पे ऊपर जो अगर चावल ना उगाए तो ज़रिए मुबादला नहीं आता, जो कपास ना उगाए तो ज़रिए मुबादला नहीं होता, जिसके बच्चे बाहर जाके नौकरी ना करें तो उनकी बेसिकली कॉस्ट के ऊपर आपने ये काम किए। यानी आप ऐसे है ना कि आपके घर में रात को खाने को नहीं, आप मर्सिडीज गाड़ी जो है किस्तों में ले आते हैं। हाँ, ये आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? बिल्कुल। तो असल मसला यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी शैम्बल्स में है इस वक्त। अब तो आप 10 से 12 अरब डॉलर जो है आपको हर साल कर्जे की किस्त अदा करनी है, कहां से देंगे आप? तो आपको फंसा दिया गया। यही बात है ना, कर्जा लिया जाता है, कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लिया जाता है। कर्जा तो उतारने के लिए नुकसान इन्होंने किया ये है कि कर्जा जो लिया जाए, IMF वर्ल्ड बैंक का कर्जा आता है 1% 2% के ऊपर, वो खा जाते हैं लल्ले तल्ले करके और 15% पे आम बैंकों से कर्जा लेते हैं उसको अदा करने के लिए। यही ज्यादती हुई है सबको बड़ी। तो ये ज्यादतियां फिर ऐसी चलती रहेंगी सर, सबको पता है। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो पाकिस्तान के अंदर को आसमान से फरिश्ते ही आए तो पाकिस्तान को ठीक है। इमरान खान मिलकर भी ठीक नहीं कर सकते पाकिस्तान को। अच्छा सर, तहरीके लब्बई का जो धरना खत्म करवाने में आपका बड़ा हाथ रहा है, इसमें इसकी अंदर की स्टोरी क्या है? एक्चुअली आपकी बड़ी कोऑर्डिनेशन रही है। अंदर की स्टोरी नहीं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर था। 21 तारीख की रात को 11 बजे मैंने
उन तमाम मुतालबात पे एग्री कर दिया था जिस पे हुकूमत जो है कम से कम 15 दिन के बाद एग्री की है, और हमने कम से कम 25-30 लोगों की जानों की कुर्बानियां भी दी हैं। को 7 इधर से गए हैं, 13-14 उधर से गए हैं। आप खुद सोचें कि उस वक्त उनके 3 मुतालबात थे जिन पर मैं ले आया था। पहले मुतालबा उनका ये था कि हमारी जो है ये तहरीक जो है उस पर पाबंदी खत्म की जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि हमें रिहा किया जाए, हमारे केसेस खत्म किए जाए, शेड्यूल फोर्स निकाला जाए, और तीसरा ये था कि केसेस जो है अदालतों में वो खत्म किए जाएं। तो मैंने कहा था पहले 2 तो इमीडिएटली माने जा सकते हैं, और दूसरा जो है वो जो है तीसरा जो है वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें अदालतें आ जाती हैं, वो लंबा काम चलेगा। 11 बजे रात के करीब मैंने सब बताया, उन्होंने फौरन इमरान खान को मैसेज किया। अगले दिन इमरान खान साहब यहाँ आए, लोगों ने मिलकर पता नहीं क्या उनको कहा, नहीं हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और उनको इमरान खान साहब को उन्होंने ये बताया हुआ था कि शायद हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया, मुल्तान रोड से बाहर नहीं निकलने देंगे। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके कॉर्डन को जानता हूँ, मैंने CCPO से कहा था कि मुझे रास्ता दे दो, तो लबैक के लड़कों ने कहा नहीं सर हम खुद ले जाएंगे, और वो आपके घेरे के अंदर से मेरी गाड़ी को भी वहां ले गए थे। तो इतना कमजोर था आपका घेरा। तो जब वो शदारा पहुंचे तो उनके हाथ पांव कांपने शुरू हो गए। उतनी देर में 3-4 सिपाही वो चले जा चुके थे, जान से जा चुके थे, इनके भी 4-5 बंदे जा चुके थे, और आखिर मतलब ये है कि वो वही काम किया 6-7 दिन के बाद, कि जो काम जो है वो 21 तारीख को मैं खुद करने वाला था और कर चुका था तकरीबन। अच्छा सर, कोरोना वायरस रहा है, उसके बाद ओमिक्रॉन जो है इसका बड़ा खौफ व हरास लोगों में फैलाया जा रहा है, दोबारा से फिर पाबंदियां लग रही हैं चीज़ों पे। क्या समझ रहे हैं, ये वाकई कोई वायरस है या फिर लोगों को डराने की कोई? देखिए, वायरस ऐसी चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है जिसको साइंस अभी तक समझ नहीं सकी। वायरस बुनियादी तौर पर जैसे कहते हैं इंसान पैदा हुआ तो लाखों करोड़ों वायरस भी इंसान के साथ बन गए जी। ये वायरस जो है ये ऐसी अजीबोगरीब चीज है कि अगर मेज पे पड़ा हो तो एक मुर्दा सी चीज होती है, जैसे कागज का टुकड़ा है या रेत का जर्रा है, लेकिन इसके अंदर पूरा DNA सिस्टम होता है। जब अंदर आता है तो आपके DNA RNA पे हमला करके उसको काबू में करके वो अपने चीजें जो है ना वो कहता है, हुक्म देता है कि मेरी तरह के और बनाओ, और जिस्म पे हमला करता है। उसके बाद होता यह है कि ये इसको मारा नहीं जा सकता, ये अपनी तभी मौत आप मरता है। इसके बाद ये जब मर जाता है तो ये फॉसिलाइज नहीं होता, ये कभी अपनी लाश छोड़ के नहीं जाता। अच्छा। ये जो वैक्सीन है ये दवा नहीं है। अच्छा। ये बुनियादी तौर पर होता यह है कि हम उस वायरस से मिलता जुलता एक जाली किस्म का वायरस तैयार करते हैं कि जो कुछ और नहीं सिर्फ वायरस से मिलता, शक्ल से मिलता जुलता होता है, और वो बहुत सारी तादाद में जब अंदर दाखिल करते हैं तो इंसान की जिस्म का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो फौरन ताकतवर होकर उसको रोकता है, उसको मारना शुरू करता है। इसको कहते हैं वायरस लेटेंसी, यानी वायरस को हम धक्का दे के एक जगह पे बिठा देते हैं ताकि तुम इधर बैठो, कुछ हमला न करो और अपनी मौत तक अपने जिंदगी के वक्त पूरा करो। तो ये असल में वैक्सीन उससे मिलती तैयार की जाती। होता यह है कि जब ये वायरस के अंदर अल्लाह ने अजीबोगरीब दी है, जब एक वैक्सीन इसको मारने पे मार तो सकती नहीं, इसको जब थकाने पे या इसको मजबूर करने पे हो जाती है तो ये अपनी शक्ल बदल देता है। अगर उसका पहले गुलाबी कलर था तो नीला कलर कर लेता है, नीला कर लेता तो कांटों वाला बन जाता है। तो अजीबोगरीब सी इसके अंदर फिनोमेना अल्लाह ताला ने रखा है। ये कुदरत के राजों में से एक अजीबोगरीब राज है जी। तो जाहिर बात है इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं, हर साल नया बदलना पड़ता है, नई वैक्सीन आती है, नई सब कुछ होता है। तो आने वाला जो साल है नया, क्या समझ रहे हैं, इसकी क्या प्रेडिक्शंस है? महंगाई मुझे लगता नहीं, मुझे ओमिक्रॉन का कोई ज्यादा मसला बना नहीं उतना कोई अभी तक जिस तरह आया है। अगर ज्यादा हो गया तो ये बहुत सा। सर, नया आने वाला जो साल है इसमें सियासत को किस तरह देख रहे हैं? इमरान खान की हुकूमत को क्या समझ रहे हैं, दोबारा वो स्टेबल रह पाएंगे? लेकिन नया आने वाला साल जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की सियासत के लिए बहुत अहम साल है 2022 जो है जी। एक तो यह है कि यूक्रेन और उसकी एक जंग का खतरा है पूरे यूरोप के साथ रशिया की। दूसरा यह है कि चाइना की कंटेनमेंट का मसला शुरू हो जाएगा, और तीसरा यह है कि पाकिस्तान को भी एक फैसला करना पड़ेगा कि वो चीन के साथ जाता है या अमेरिका के साथ, एक कैंप आपको अख्तियार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये अगले साल के अगले पहले 3-4 महीनों के अंदर ही फैसला हो जाएगा हम किस तरफ जाते हैं। इंडिया चाइना की लड़ाई शुरू होती है कि नहीं होती है, यूक्रेन वाली लड़ाई जो है वो शुरू होती है कि अगला साल बहुत बड़ा जंगों का साल मुझे लगता है। अच्छा, कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही? अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। अच्छा चले, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आपकी पर्सनैलिटी के कितने एस्पेक्ट्स हैं? आप मजहब में भी बहुत अच्छे से समा जाते हैं, सियासी मामलात को बड़ा अच्छा डील कर लेते हैं,
ये मैं बड़ा मुतासिर हूँ आपसे, किस तरह सच में ये डील कैसे करते हैं आप? कोई भी मतलब सियासतदान है उनको भी कोई मसला नहीं है, मजहबी लोग हैं उनको भी आपसे कोई मसला नहीं है, बस ठीक है मुताले होता ऐसा है कि जो सियासतदान है वो उनसे इख्तिलाफ करते हैं, मजहबी लोगों से, मजहबी लोग सियासतदानों से इख्तिलाफ करते हैं। नहीं मेरा मुताला है, बस ठीक है चलता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ चलता है, कोई इतना बड़ा आप अगर मैं जब मैंने जिंदगी में शायरी से किया था, फिर मैं 17 साल ड्रामा लिखता रहा, फिर ड्रामा लिखने के बाद मैंने कॉलम लिखा, कॉलम लिखने के साथ मैं बाकी मजहबी सूरत भी, तो ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी के साथ हैं। एक इंसान जब होता है वो सियासत में भी हिस्सा ले रहा होता है, वो नमाज भी पढ़ रहा होता है, वो जुमा भी कर रहा होता है, वो मोहब्बत भी कर रहा होता है, वो शायरी भी कर रहा होता है, वो शादी भी कर रहा होता है, बच्चे भी पैदा कर रहा होता है, ये सारा कुछ कर रहा होता है। सर कर तो रहा होता है लेकिन मैनेज नहीं हो पाता ना, कोई एक चीज नहीं मैनेज सारे कर लेते हैं, अब कौन नहीं करता। अब मुझे ये बताइए कि एक आदमी जो है वो नमाज भी पढ़ता है और लड़की के साथ इश्क भी करता है, क्यों नहीं कर सकता? दोनों काम कर सकता है। जबरदस्त, ठीक ठीक। सर मुझे बताएं कि जो आने वाला नया साल है इसके लिए कोई मैसेज दे दें अगर आप अवाम के लिए। देखिए बेसिकली मैसेज सारा दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें उस पुराने जितने भी बोसीदा किस्म के निज़ाम से और उसके साथ साथ हमारे जो मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं उनसे निजात दे, और ये बहुत बड़ी दुआ होनी चाहिए इस पूरी कौम को, इसलिए कि हम इस बहुत बड़ी दलदल में, माशी दलदल में फंस चुके हैं और उसके साथ साथ इलाकाई दलदल में फंस चुके हैं। तो जब तक हम इस दलदल में हैं, हमारे मसाइल खराब है, अल्लाह ताला हमें इस दलदल से जरूर निकाले इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो आने वाला साल है वो खुशियाँ लेकर आए, वबा से जान छूटे, महंगाई से जान छूटे। अपने मेज़बान इमरान यूसुफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।